जय जोहार, जय हिंद। आज हम 24 जुलाई के करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम रिवाइज करते हैं कल हम लोग ने जो करंट अफेयर पढ़ा था। और उसमें सबसे पहला था केंद्रीय मंत्री, ठीक है, नाम क्या है, जीतन राम मांझी के अनुसार 2014 के बाद उद्यम और उद्यम असिस्ट पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र में कितने लोगों को रोजगार मिला। तो अभी लोकसभा का सत्र चल रहा है, तो क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं। तो एक क्वेश्चन जीतन राम मांझी जो है आंसर दिए थे। तो कितने जने को रोजगार मिला है? 14 करोड़ नहीं, 25 करोड़ नहीं, 40 करोड़ नहीं, ये कितना हो गया? 34 करोड़। अगला क्वेश्चन, पिछले 10 वर्ष में NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की पहल के तहत कितने व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण मिला है? 1.5 करोड़ नहीं, 2.8 करोड़ नहीं, गलत है, 4.5 करोड़ नहीं, गलत है। तो सही क्या हो जाएगा? 3.3 करोड़। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सी लोकसभा कार्यरत है? जो अभी जो करंट लोकसभा चल रहा है वो कौन से नंबर का है? 15वीं लोकसभा नहीं, गलत। 15वीं लोकसभा में तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे उतना टाइम? मनमोहन जी थे। 16वीं लोकसभा, बिल्कुल, ये 2014 की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो वहाँ पे 16th लोकसभा चल रहा था। फिर मोदी जी जीतते हैं 2019 में, तो ये क्या हो जाता है? 17th। और अभी जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? 18th लोकसभा चल रहा है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी अभी इलेक्शन खत्म हुआ है, कोई ना कोई एग्जाम में दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन, EPFO, अभी हम लोग डाटा बता रहे थे, ठीक है, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो आपको नया जो डाटा देता है, मतलब कितने लोग फॉर्मल रूप से सरकार के डाटा के अनुसार रोजगार प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए एक जो इम्पोर्टेंट संस्थान है उसको बोलते हैं EPFO। EPFO का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉय पेंशन फंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑपरेशन, ऑपरेशन ये गलत हो गया, ये नहीं है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये सही हो जाएगा। EPFO बार बार न्यूज में आते रहेगा, जब तक इंडिया में जॉब का क्राइसिस है तब तक EPFO आपको न्यूज़पेपर में दिखते रहेगा। तो यहाँ पे EPFO के आंकड़ों के अनुसार मई 2025 में कितने नेट सदस्यों को जोड़ा गया, जो अब तक का सबसे अधिक मासिक वृद्धि है? तो कितने लोग नए फॉर्मल क्षेत्र में जुड़े? 15.12 लाख, 18.75 लाख, 20.26 लाख, या 22.50 लाख? तो कितने लाख न्यू जोड़े हैं? 20.06 लाख। इतने लोग नए जिनको रोजगार मिला है कह सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है जल जीवन मिशन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा इनकरेक्ट है बताना है। जल जीवन मिशन को भारत सरकार 15 अगस्त 1920 में शुरू किया। दूसरा, यह जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित है, बिल्कुल सही है। तीसरा, इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण घरों में नल कलेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल प्रदान करना है, ये भी सही है। 15.67 करोड़, लगभग 80.93% ग्रामीण घरों में नल की आपूर्ति जा चुकी है, ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन। ये जो जल जीवन मिशन है मोदी जी स्टार्ट किए थे, ये 15 अगस्त 1920 को नहीं किए थे, कब किए थे? सेकेंड बार जब आए थे 15 अगस्त 2019 में। को क्वेश्चन ऐसे आता है। आगे क्वेश्चन, व्हेन अ लोन क्लासिफाइड एज अ NPA, किस स्थिति में एक ऋण गैर निष्पादित
परिसंपत्ति माना जाता है? एनपीए कब माना जाता है? पहला, जब 30 जब भुगतान 30 दिन तक लंबित हो। दूसरा, जब भुगतान 60 दिन तक लंबित हो। तीसरा, जब भुगतान 90 दिन या उससे अधिक समय तक लंबित हो। चौथा, जब भुगतान 120 दिन तक लंबित हो। तो जब लोन लेते हैं कब तक रिटर्न नहीं करते? जब तक 90 दिन के अंदर रिटर्न कर दे तो ठीक है, नहीं तो क्या हो जाता है? एनपीए हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 90 दिन के बाद नहीं आ रहा है मतलब वो एनपीए कैटेगरी में आ जाता है। अगला, 2025 में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन एम के मिशन निर्देशक के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार संभाला? अमिताभ कांत पहले सीईओ थे नीति आयोग के, ठीक है। उसके बाद G20 के सेपरा बनते हैं, ठीक, ये तो नहीं है। दूसरा, रमेश चंद नहीं है ये भी। राजीव कुमार ये भी वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के, ये भी नहीं है। तो अभी जो बने हैं वो कौन है? दीपक बगला। ये पहले इन्वेस्ट इंडिया के क्या थे? सीईओ थे। अगला क्वेश्चन, मोबाइल एप्लीकेशन मेरी पंचायत को WSIS प्राइज 2025 चैंपियनशिप अवार्ड किस श्रेणी में मिला? ई गवर्नेंस सेवाएं, डिजिटल स्वास्थ्य नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं, किसके? जो लोक कल्चर डाइवर्सिटी आइडेंटिटी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड लोकल कंटेंट के लिए इनको वर्ल्ड प्राइज मिला है। तो आज देखते हैं, आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जी का कहाँ दौरा, 2 देश के दौरे में गए हैं। सबसे पहले कहाँ जाएंगे? ब्रिटेन गए हैं। उसके बाद फिर आके कहाँ, जो जो मालदीव का जो परेड होगा या फिर वहाँ के मुख्य अतिथि रहेंगे। तो रिटर्न में मालदीव से फिर रिटर्न आएंगे। तो ये ब्रिटेन गए हुए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है। तो यहाँ पे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसके अलावा जो एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, डिफेंस के बारे में बात किया जाएगा, ठीक, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात किया जाएगा, बहुत सारा चीज़। और हमको सॉरी भी तो बुलवाना है इसको, जलियांवाला बाग के कांड में, ठीक है। मोदी जी उठा दें तो अच्छी बात है, और एक तरह से कोहिनूर का हीरा भी लेके आ जाएं तो वो भी अच्छी बात रहेगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है पूरे वर्ल्ड के लिए, वो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने AI एक्शन प्लान बना दिया है, ठीक है। और AI जो है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इम्पोर्टेंट रूप में आ गया है। आज यह एक टेक्नोलॉजी नहीं, एक एजेंसी भी बन गया है, एजेंट भी बन गया है। तो रिसेंटली कल हम लोग पढ़ेंगे, और जो अभी रिसेंट अपडेट हुआ है, एक जो कंपनी है, जैसे क्रोम यूज़ करते हैं वैसे AI बेस्ड एजेंट क्रोम बन गया है, ठीक। तो ये क्या है, इसके थ्रू क्या होगा? तो AI के ऊपर जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल अभी फ़िलहाल बोला जाए तो अमेरिका के हाथ में ही है, क्योंकि डाटा सेंटर उनके पास है। जो AI को चलाने के लिए जो प्रोसेस होता है, GPU बोलते हैं, वो भी उनके पास है। और हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गया है कौन? एनवीडिया। लगभग 4 ट्रिलियन, जो कि भारत के अर्थव्यवस्था के इक्विवेलेंट है, उतना बड़ा। तो इन्होंने फिर एक नया प्लान लेके आया है। तो अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा बाकी देशों को, ठीक है। वो हम लोग को प्रोसेसर ही नहीं देंगे तो कैसे करके हम लोग कंप्यूटिंग करेंगे, और देगा भी तो बहुत बड़े शर्त रख सकता है। तो ये न्यूज़ में है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ और इंडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज़ भी है, ठीक, पॉजिटिव न्यूज़ इन द सेंस यहाँ पे है। और यहाँ पे तो आप बोल सकते हो कि भारत और चाइना के बीच एक रिलेशन अच्छा हो रहा है। क्या कि पहले हम लोग ने चाइना के जो लोगों के जो टूरिस्ट वीज़ा है उसको रोक दिया था डोकलाम इशू के बाद से, ठीक, 2019 के आसपास से। लेकिन अभी फिर से क्या बोल रहे हैं कि चाइनीज़ लोग को हम लोग फिर से पर्यटन वीज़ा देंगे। साथ ही साथ जो वीज़ा में क्या होता है कि कौन सा देश स्ट्रांग है, उसके लिए एक हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आता है। तो ये बताता है कि कौन सा देश का जो पासपोर्ट है कितना स्ट्रांग है। इसने भी, भारत ने बढ़िया अपना जंप किया है। तो 85 रैंक था, अब 77 हो गया है। तो हेनरी जो पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक 77 हो गया है। और अब जैसे जितना ज़्यादा आपका पासपोर्ट का ये इंडेक्स में कम रैंक रहेगा, उतना ही मजबूत कहलाया जाएगा।
तो इस ये पॉजिटिव न्यूज़ है। और सेकंड दूसरा जो चीज़ है कि अब आपका पॉजिटिव पासवर्ड होता है तो बहुत सारे कंट्री क्या करते हैं, ये कंट्री बहुत ही अच्छा कंट्री है, अच्छा बिहेव करते हैं, सिक्योरिटी खतरा नहीं है, तो बहुत सारे देश क्या करते हैं, आपको वीज़ा फ्री भी कर देते हैं। तो वैसे आज आप बहुत सारे कंट्री, ये जितने सारे कंट्रीज हैं उसमें वीज़ा फ्री विदाउट अ वीज़ा आप जा सकते हैं, या फिर वहाँ पे सिंपल प्रोसेस करना पड़ता है, वीज़ा ऑन अराइवल। वहाँ पे जाके आप बोल सकते हो पासवर्ड दिखाओ, हम भरती हैं, वीज़ा तुरंत बना देंगे, हाँ भाई कहाँ घूमना है घूम लो। ठीक है, तो ये बहुत सारे देश है, भूटान के साथ तो है, फिजी के साथ है, इंडोनेशिया के साथ है, तो बहुत सारे कंट्री में ऑन अराइवल हमको वीज़ा मिल रहा है। मतलब ये स्ट्रेंथ की बात होती है ना, हम वहाँ पे गए और कंट्री ने स्वागत किया, अरे आइए इंडिया वाले। दूसरा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है और ये है थाईलैंड और कंबोडिया। ठीक है ना, थाईलैंड और कंबोडिया भी, वहाँ का भी जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, बाउंड्री प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इसको। ठीक है ना, वो तो दुनिया में बहुत सारे लोग को हो रहा है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या है, वहाँ पे एक जो मंदिर है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और कुछ लोग इसको इसके साथ एसोसिएट भी कर रहे हैं, दो दो कंट्री के। तो वो जो टेम्पल है प्रसाद ता मुइन थॉम, ठीक है ना, ये टेम्पल है और ये लगभग 9 से 11 सेंचुरी के बीच बनाया गया था। और वहाँ पे क्या है, कैमूर हिंदू रूलर रहते थे, ठीक, उनके द्वारा बनाया गया है ये मंदिर है। और हमको पता है जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अगर कहीं पे है तो कंबोडिया में है, अंकोर वाट का। ठीक है, तो वहाँ पे पूरा क्या है कि जब हम लोग मेडिवल टाइम पढ़ेंगे, इतिहास अगर कोई पढ़ेगा, तो जब यहाँ पे जब दिल्ली सल्तनत चलते रहता है तो नीचे में एक बहुत बड़ा एम्पायर होता है, चोला एम्पायर। और चोला एम्पायर का पूरा इन्फ्लुएंस पूरा ईस्टर्न एशिया में रहता है, साउथ ईस्ट एशिया में। तो उतना टाइम जो सत्येंद्र रहता है, ठीक है, सत्येंद्र पूरा जो इंडोनेशिया के एरिया में वो उनका करते रहते हैं, तो उतना टाइम बहुत प्रभावशाली थे। तो एक मंदिर था जो न्यूज़ में है और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और पॉजिटिव न्यूज़ है कि इंडिया बिकम वर्ल्ड्स, दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट मोबाइल एक्सपोर्टर बन गया है। ठीक है, इतना बिलियन, लगभग 20.5 बिलियन का, तो तीसरा लार्जेस्ट बन गया है। ठीक है ना, वो बात अलग है कि हम लोग बहुत सारे मेक इन इंडिया तो करना चाहते हैं, असेंबल इन इंडिया का भी जो योजना लेके आए हैं PLI स्कीम के थ्रू, तो क्या है कि कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग वियतनाम में भले हो जा रहा है, लेकिन हम लोग असेंबल करके दुनिया को भेज रहे हैं। और सबसे इसमें सब इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो एप्पल का है। एप्पल के जो है हम लोग चेन्नई में उसको मैन्युफैक्चरिंग भी करना शुरू कर दिए। ये पॉजिटिव न्यूज है और ये बहुत सारा बढ़ा है, ठीक है ना, बहुत गुना बढ़ा है। तो बस आपको याद रखना है कि तीसरे लार्जेस्ट हम लोग बन गए एक्सपोर्ट करने में, और यूज़ करने में तो नंबर 1 ही है। ठीक, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो है, जो सरकार ने कहा है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग, भारत का अगर बताया जाए तो भारत का जो सबसे बड़ा जो चैलेंजेस ये है वो है एनर्जी। और एनर्जी में भी जो हम लोग का सबसे बड़ा चैलेंज है, जो बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो पेट्रोल। ठीक है, 90% पेट्रोल हम बाहर से लेके आते हैं। ठीक है, 80 to 90% हो गया है। अब क्या है कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, उसको निर्भरता कम करना चाह रहे हैं। तो सरकार ने क्या ला है, इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी लेके आया है। इथेनॉल होता है, इथेनॉल कहाँ से बनाते हैं, जो गन्ना के जूस से हो गया, स्ट्रास से हो गया। ठीक, तो अलग अलग तरीके से हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ब्लेंडिंग करके जो ऑयल का इंपोर्ट कम करना चाह रहे हैं। तो इसमें गुड न्यूज़ ये बताया गया है कि जो 20% इथेनॉल का ब्लेंडिंग हम लोग करने का जो टारगेट बना के बैठे थे, कब, 2030 तक, तो वो हम लोग ने 2025 में ही अचीव कर लिया है। ये बहुत अच्छी बात है। और एक अब ये जो सोर्सेस रहता है इथेनॉल को बनाने का, तो जो है जो मेज है, ठीक है, उससे भी बना रहे हैं। शुगर कैन है, शुगर कैन गन्ना के से उससे भी बना रहे हैं। और जो हैवी मोलासेस है उससे 13.3% बना रहे हैं। तो क्या है कि उससे क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग ब्लेंडिंग करेंगे तो क्या है कि हम लोग का आयात कम हो जाएगा। और तो इसके लिए हम लोग ने ये जो योजना जो बनाए थे, और ये पॉजिटिव न्यूज़ है। तो आजकल क्या है कि कुछ कुछ अचीवमेंट जल्दी कर रहे हैं टारगेट से पहले। एक जो इम्पोर्टेंट कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े थे, क्या है कि जो क्लाइमेट का जो टारगेट था, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स का जो 2030 वाला, उसको भी 2025 में अचीव किया है। तो क्या है कि डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। अगला जो क्वेश्चन है या अच्छा जो न्यूज़ है वो है दुरान कप। दुरान कप क्या है कि फुटबॉल से संबंधित है
और दुरान कप 2025 अभी उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, ये वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं खेला होवे, ठीक है, तो ये स्टार्ट की हैं। तो डुरान कप के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि ये किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से नहीं, फुटबॉल से। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे, ये दुनिया का तीसरा सबसे पुराना और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है, ठीक है ना। भले ही हम लोग फुटबॉल में इतना रैंक थोड़ा सा पीछे है, बहुत पीछे है, लेकिन क्या है कि हम लोग का जो कल्चर फुटबॉल खेलने का, जैसे कि मोहन बागान अगर सुने होंगे बंगाल में, कलकत्ता का, वो बहुत पुराना क्या बोलते हैं एक क्लब है। तो इस टाइप से ये सबसे पुराना एशिया का फुटबॉल प्रतियोगिता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, भारतीय मजदूर संघ, ठीक, ये उसके जो 70 साल पूरे हुए हैं, और वहाँ पे जो एक तरह के आरएसएस जो बोलते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ है, उससे भी जुड़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका जो स्थापना हुआ था 26 जुलाई 1955 को हुआ था। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है, आज भारत का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन में है। तो जब भी कुछ पॉलिसी बनता है तो इनका वॉइस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये गुड न्यूज़ है, मॉर्गन और स्टैनली, ठीक, ये भी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका का, जो कि संपत्ति इन्वेस्टमेंट के बारे में बताती है। और लगभग वो लोग मैनेज करते हैं लगभग 8.2 ट्रिलियन, मतलब भारत से लगभग दुगना का इकोनॉमी को, पैसा को ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि भारत 2028 तक तीसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, ठीक है। तो पहला नंबर में कौन है, अमेरिका। सेकंड नंबर में कौन है, हैं, अरे वो हमसे भी छोटा है, पीछे है, ठीक है, चाइना, ठीक है। थर्ड नंबर में कौन है, जापान। फोर्थ नंबर में इंडिया। हम लोग ने अभी यूके को, पिछले साल ही हम लोग ने यूके को बोला भाओ जाओ पीछे जाओ, उसको पछाड़ के फोर्थ नंबर बन गए थे, ठीक है। ये क्या है कि रियल जीडीपी, जीडीपी रियल, जीडीपी रियल एक होता है जीडीपी परचेजिंग पावर पिरियडिटी, पीपीपी टर्म में, उसमें तो ऑलरेडी हम लोग तीसरा पहुंच गए हैं, ठीक, अमेरिका, चाइना, भारत, ठीक है। तो रियल जीडीपी में भी पहुंच जाएंगे। तो आज हम लोग बहुत सारा इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी देखा, और एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके मेंस में या फिर आपको जो थॉट फॉर फूड बोलते हैं ना, कि घर में जाइए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा रिसर्च करिए और लिखिए, ये बताना है कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में जो अंतर है इसको स्पष्ट करना है। साथ ही भारत जैसे देश के लिए ये दोनों का महत्व समझाइए, ठीक है। बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट तो बन जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उतना ही अगर एब्सोल्यूट टर्म में बोलेंगे, पॉवर्टी भी उसी लेवल का है, इनइक्वालिटी भी इस लेवल का है, ठीक है, गरीबी भी उसी लेवल का है हम लोग का, ठीक है। कुछ कुछ जगह में अफ्रीका के लेवल के पहुंच गए हैं, ठीक है। असमानताएं तो बहुत ऊपर में लेवल में है। अगर ग्रोथ के बारे में बताया जाए तो क्या बोलते हैं, 10% के पास लगभग 77% वेल्थ है। तो आपको इस कॉन्टेक्स्ट में लिखने या बताना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है और भारत के लिए किस टाइप से मतलब महत्व है ये दोनों शब्दावली का, ठीक है। आप मुझे भेज सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, जय हिंद।